1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर क्या हुआ था? जीत मिली थी। अगर हार हुई थी तो हार के कारण क्या थे? भारत की सेना सक्षम नहीं थी या सरकार सक्षम नहीं थी? तो लड़ाई के पीछे चीन की सरकार का एजेंडा क्या था? किस किसके साथ था? भारत को किसका साथ मिला और किसका नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो 1962 की लड़ाई के लिए चीन के पास कोई एजेंडा ही नहीं था। चाइना ने सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर अपनी दादागिरी दिखाने, तिब्बत को किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे सपोर्ट ना करे, ये सब करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए 1962 की लड़ाई चाइना ने शुरू की थी। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्साई चीन पे तो उस समय भी चाइना का ही कंट्रोल था और अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के पास था उसका चाइना को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो ठीक था, लेकिन चाइना को एक अलग ही किस्म का डर सता रहा था। डर ये था कि कहीं भारत तिब्बत के लोगों को आज़ादी में सपोर्ट नहीं करे। चलते चाइना एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता था। तो दुश्मन को सिर्फ मैदान में ही नहीं, दिमाग से भी हराना पड़ता है। कि चलते चाइना चाहता था कि वो एक सीमित क्षेत्र में लड़ाई लड़े और उसे जीत जाए, जिससे वो भारत को यह दिखा सके एशिया पैसिफिक रीजन का बॉस वही है। तो उस समय चाइना ताइवान के अंदर और कोरिया के अंदर भी फंसा हुआ था। की तैयारियां करते हुए चाइना ने ट्रूप्स जो कि ताइवान और कोरिया के अंदर थे उनको तिब्बत शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि उस समय यूएस ने चाइना को अश्योर किया था कि वो ताइवान के अंदर चाइना के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो चाइना वहाँ से एक तरीके से फ्री हो गया और वहाँ से अपने स्पेशलाइज ट्रूप उठा के उसने तिब्बत में डालना शुरू कर दिया। भारत की आर्मी की एक्सपीरियंस से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वह युद्ध में को डिप्लॉय करना चाहता था क्योंकि चाइना को पता था कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय आर्मी ने नाजियों को हराया था। को पता था कि रूस भारत की मदद को जरूर आएगा और यूएस भी उसी तरफ जा सकता है। इसलिए दोस्तों चाइना ने बड़ी ही समझदारी से हमले के लिए एक ऐसा समय चुना जब रूस और यूएस एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर आपस में फंसे हुए थे। यही टाइम चाइना ने सही समझा कि अब ये दोनों आपस में व्यस्त हैं, तो ये सही टाइम है भारत के ऊपर हमला करने के लिए। तो यहाँ पे आर्मी इकट्ठा करने, आर्टिलरी इकट्ठा करने, 80,000 सैनिक पहुँचाने के लिए चाइना को पूरे 8 महीने लग गए थे। 8 महीने लग गए थे और भारतीय जनरल थिमैया ने उस वक्त रक्षा मंत्री को भी आगाह किया था चाइना की हरकत के बारे में। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी अपने मुंह में इलायची का दाना दबाए आराम से बैठे रहे। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए रूस हो जरूर आएगा उसकी मदद के लिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में फंसा हुआ क्यों ना हो। तो चाइना की हरकतों को देखते हुए उस समय के जनरल थिमैया प्रधानमंत्री नेहरू के पास गए थे और नेहरू ने उन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया था कि पहले आपको रक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, यही प्रोटोकॉल है। जनरल थिमैया रक्षा मंत्री को पहले ही सब कुछ ब्रीफ कर चुके थे, लेकिन उस समय के रक्षा मंत्री के मेनन उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसीलिए जनरल सीधे प्रधानमंत्री के पास आए थे। तो आप सोच सकते हैं सिचुएशन क्या रही होगी। सामने दुश्मन खड़ा है और प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कर रहे थे। कल में दोस्तों नेहरू जी की अपनी एक स्ट्रॉबेरी से भरी हुई दुनिया थी। उनका मानना था कि भारत एक अहिंसावादी शांति प्रिय देश है, उसको किसी प्रकार की आर्मी की ज़रूरत है ही नहीं। बात भारत के आंतरिक मामलों की, तो उसके लिए भारत के पास पुलिस है ही। तो उनका मानना था कि भारत को अपनी सीमाओं से सेना को हटा लेना चाहिए। कि इसी स्ट्रॉबेरी से भरी दुनिया के सपनों के चलते चाइना ने भारत के 12,000 सैनिकों के सामने अपने 80,000 सैनिक कर दिया, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, आर्टिलरी गन वगैरह सब कुछ भारत से कई गुना अच्छी थी। प्रधानमंत्री ये सोचता था कि भारत को सेना की जरूरत नहीं है, भारत एक शांति प्रिय देश है। वो ये प्रधानमंत्री ये कैसे सोच सकता था कि भारत को सीमा तक सड़कों की जरूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय एकदम खस्ता हाल था। भारतीय आर्मी के पास किसी प्रकार की कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी। भारत की आर्मी के पास उस समय लड़ने के लिए सिर्फ वही सब चीज़ें थी जो उनके पास उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी और वही सैनिक थे जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद रह सकते थे। मैं कहता दोस्तों आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की सेना 20 किलोमीटर अंदर तक घुस जाती है अपने सैनिकों के साथ। एयरफोर्स की सपोर्ट की डिमांड करती है, लेकिन भैया कहाँ, अभी से इलायची का स्वाद गया नहीं था, इलायची मुंह में ही थी। जी खत्म हो तो देश के बारे में सोचा जाए। अरुणाचल प्रदेश में तो 20 किलोमीटर अंदर आ जाता है, लेकिन वो अक्साई चीन वो और बाकी सभी जगहों पर स्थिर रहता है। वहाँ जो उसकी पोजीशन पहले थी उसी पोजीशन पर रुका रहता है, आगे नहीं बढ़ता है।
जब चाइनीज आर्मी 20 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी होती है, तब अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान आता है। अमेरिका ने अपना एक कैरियर बैटल ग्रुप डिस्पैच कर दिया है भारत की मदद के लिए, और वो अपने सैनिकों को भी वहां पर भेज सकता है भारत की मदद के लिए। सबसे बड़ा डर चाइना के अंदर दोस्तों ये था कि भारत कहीं अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल ना कर ले, लेकिन निकम्मी सरकार थी, इस्तेमाल तो नहीं होना था। ये नहीं पता था कि इतने निकम्मे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों चाइना का एक वही एजेंडा था इसके लिए कि वो भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके, वो ये कर चुका था। तो अब उसका कोई टारगेट बचा नहीं था इस युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए। स्टैंड ऑफ की बात करता है, युद्ध समाप्त करने की बात करता है, तो वो कहता है कि जैसे कि 20 किलोमीटर जहाँ वो आ चुका है, तो यहीं से अब नई एलएसी स्टार्ट होती है, यही एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनेगी आगे से। लेकिन भारत इसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज करता है। एजेंडा पूरा कर चुका था, वह नई नई झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। उसके पास ताइवान और कोरिया के अंदर पहले ही बहुत मुसीबत थी, इसलिए वो अपनी सेना को पीछे ले जाता है 20 किलोमीटर। तो दोस्तों भारत की हार क्यों हुई? कोरिया से और ताइवान से अपने स्पेशलाइज्ड ट्रूप को शिफ्ट करने में चाइना को पूरे 8 महीने लग गए, लेकिन यहाँ की सरकार सोई रही। जनरल थिमैया ने बार बार सरकार को याद दिलाया कि चाइना की हरकतें ये चल रही है, लेकिन उस समय भारत के अंदर जो सरकार थी, लगते दिन रात भारत चेन्नई भाई भाई का ही नारा देते रहती थी। ऐसे दानवीरों की सरकार थी कि जब यूएन भारत को वीटो पावर देना चाहता था, क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन में किसी एक को मिलनी थी, तो पावर भी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, भारत एक शांति प्रिय देश है, इसको चाइना को दे दिया जाए। इसी सरकार दोस्तों एक विस्तारवादी नीति वाली सरकार से कैसे लड़ सकती थी? तो दोस्तों भारत को किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर समय रहते हुए कदम उठाए जाते, और नहीं भी उठाया जाता, अगर भारतीय एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता। सिर्फ भारतीय एयरफोर्स उस समय, इंडियन एयरफोर्स चाइनीज़ एयरफोर्स से उस समय कहीं एडवांस थी। चाइना को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था कि अगर भारत अपनी एयरफोर्स को यूज करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसीलिए वो युद्ध को एक सीमित क्षेत्र यानी कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत तक ही सीमित रख रहा था। अगर दोस्तों उस समय कुछ सही कदम उठाए जाते तो भारत की जीत निश्चित थी। चाइना को पूरे 8 महीने लगे थे। जनरल थिमैया ने बार बार सरकार को समझाया था कि चाइना ये करने वाला है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और नहीं दिया। उसके बाद भी अगर युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना का प्रयोग किया जाता तो वायुसेना उस समय अंदर तक घुसकर युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखती थी। वो चाइनीज एयरफोर्स से कहीं ज़्यादा एडवांस थी। सरकार का आंखें मूंद कर बैठे रहना, के जनरल की बात को नहीं सुनना, फेलियर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके हमने 1962 की लड़ाई को गंवा दिया था। दोस्तों समय रहते भारत की आर्मी को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता, क्योंकि 8 महीने लगे थे पूरे चाइना को ये सारे कांड करने में। भारतीय एयरफोर्स का यूज किया जाता, जनरल थिमैया की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता, चाइना के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता, तो आज की सिचुएशन अलग होती और भारत 1962 में विजयी होता। भारत की सेना कल भी सक्षम थी और आज भी सक्षम है। जय हिंद दोस्तों।